हेलो दोस्तों, साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। ये तीसरा भाग है। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता की बात की जाए तो जो नृतत्व शास्त्री हैं, जिनको आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं, उनके द्वारा कंकालों का अध्ययन किया गया। विभिन्न कंकालों के अध्ययन से 4 प्रजातियों का विवरण प्राप्त होता है। पहली प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति है, जिसको आप मेडिटेरियन प्रजाति भी कहते हैं। इनको द्रविड़ प्रजाति के लोग भी कहा जाता है। इन्हीं की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इनके कंकालों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। इसीलिए यह माना जाता है कि भूमध्य सागरीय लोगों का योगदान सबसे अधिक था। इस सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के निर्माण में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो भूमध्य सागरीय का बताएंगे, क्योंकि इनके कंकालों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि द्रविड़ लोग यानी भूमध्य सागरीय लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। इन्हीं को सिंधु सभ्यता का वास्तविक निर्माता माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तो ये दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो गए थे और वर्तमान में वहीं निवास करते हैं। ऐसा विभिन्न इतिहासकारों का मत है। दूसरी प्रमुख प्रजाति प्रोटोअस्ट्रेलॉयड है, काकेशस, जो कि वर्तमान में मध्य भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके रूप में निवास करती है। एमपी और इन सब राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति है वो प्रोटोअस्ट्रेलॉयड प्रजाति के है। मंगोलॉयड प्रजाति भी सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी। उनके अवशेष मिले हैं। वर्तमान में हिमालयी क्षेत्र, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इन सब के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो चीन द्वारा जो ये दावा किया जाता है कि मंगोलॉयड सिर्फ चीन में रहते हैं, चीन से और कहीं गए हैं, तो उसका ये दावा आप यहाँ से खंडित कर सकते हैं, क्योंकि मंगोलॉयड प्रजाति हमारे सिंधु सभ्यता में भी पाई जाती थी। तो इनकी संख्या भी सिंधु सभ्यता में देखी गई है। तीसरी और चौथी प्रजाति अल्पाइन है। वर्तमान में यह भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। गंगा के मैदानी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में इनका निवास पाया जाता है। तो विभिन्न प्रजातियों के विवरण से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किसी एक प्रजाति का रोल नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में विभिन्न प्रजातियों का योगदान था। तो निष्कर्ष यही हम लोग निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मिश्रित सभ्यता थी, किसी एक प्रजाति का भूमिका नहीं थी। तो आप ये बताएंगे कि सबसे अधिक योगदान जरूर भूमध्य सागरीय लोगों का था, द्रविड़ लोगों का था, लेकिन यह एक मिश्रित सभ्यता थी। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में अनेक प्रजातियों का योगदान था। भारत में शुरू से ही साझी संस्कृति का विकास हुआ, जहाँ पर प्रजाति विविधता देखने को मिलती थी। तो इस रूप में हम लोग समझें कि सभ्यता का निर्माण विभिन्न प्रजातियों ने मिलकर किया था। द्रविड़ समाज था, द्रविड़ समाज की प्रमुखता थी। तो द्रविड़ समाज में यह देखा जाता है कि द्रविड़ समाज आज भी मातृसत्तात्मक समाज है, और उस समय हमारी हड़प्पा सभ्यता भी मातृसत्तात्मक थी। तो इस रूप में यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में द्रविड़ लोगों का सबसे अधिक योगदान था। उसके बाद हम लोग उद्भव की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। आप देखेंगे इसके अंत को लेकर भी विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मतभेद का कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं इसके विकसित अवस्था में ही मिले हैं। तो इसलिए इनके मतभेदों को हम लोग 2 भागों में बांट कर देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विदेशी लोगों का
योगदान था। ये विदेशी लोगों के आगमन से या उनके उपनिवेश बनाने जाने के कारण इसका विकास हुआ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, यह स्वदेशी संस्कृतियों के विकास से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। जो विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी लोगों के द्वारा हुआ है, तो उनमें मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, डीडी कोसाम्बी भी हैं। इन लोगों का क्या मत है, हम लोग उसको समझते हैं। और कुछ जो लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्वदेशी संस्कृति के विकसित होने से हुई है। उसमें फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और एसआर राव हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदेशी उद्भव का सिद्धांत देने वाले विद्वानों के मत को समझ लेते हैं। जिन लोगों ने विदेशी मत का प्रचार प्रसार किया, उनका तर्क क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी उसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता कहते हैं या मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं। विद्वानों का मत था कि विश्व में सबसे पहले सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से ही हुआ है और वहीं से ये लोग अन्य कहीं जाके, या आप कह सकते हैं भारत में जाकर के उन्होंने भारत को या सिंधु सभ्यता को अपना उपनिवेश बनाया और वही उन्हीं लोगों ने ही सिंधु सभ्यता का विकास किया है। इसका वजह उन्होंने बताया कि मेसोपोटामिया भी विकसित सभ्यता थी, यहाँ भी तांबे का उपयोग होता था, भारत में भी तांबे का उपयोग होता है और भारत में भी सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में थी। तो कुछ समानताएं जरूर पाई जाती हैं। जैसे मेसोपोटामिया में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का भी, और हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता में भी होता था। तो इन सब समानताओं के कारण ही ये विद्वान मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ही आकर के सिंधु सभ्यता का निर्माण करते हैं। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। वर्तमान में जो ईरान इराक का क्षेत्र है, पश्चिम एशिया, फारस के खाड़ी के आसपास का क्षेत्र, इसी को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। यहीं पर मेसोपोटामिया संस्कृति का विकास हुआ था। वर्तमान में इराक ईरान का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। और दो नदियां जो आज भी हैं, दजला और फरात नाम की नदियां हैं, इसी नदियों के बीच में ही इस सभ्यता का विकास होता है। इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता का विकास आप देखेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता और अन्य नदियों के आसपास होता है, उसी तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास भी दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्रों में होता है। तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता से कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें 3 नाम का उल्लेख है। पहला नाम है दिलमुन। वर्तमान में दिलमुन का जो समीकरण है, जो विद्वान उसको बहरीन द्वीप से करते हैं। दिलमुन मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच बिचौलिए का काम करता था, व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाता था। वहीं एक और क्षेत्र है मगन क्षेत्र, जो तांबे का स्रोत था। वर्तमान में मकरान क्षेत्र को मगन क्षेत्र कहा जाता है। मकरान क्षेत्र अर्थात बलूचिस्तान का क्षेत्र जो पाकिस्तान में आज है, उसको मकरान क्षेत्र कहा जाता था। और तीसरी चर्चा मेलुहा की है। मेलुहा का समीकरण विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से लगाया है। प्री में पूछा जाता है कि मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो आप सिंधु सभ्यता बताएंगे। और इस रूप में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग आकर के ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में अंतर भी देखने को मिलता है। क्या क्या अंतर है, हम लोग उसको समझ लेते हैं। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे नगर की बात की जाए तो मेसोपोटामिया का नगर उतना विकसित नहीं था जितना कि हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत अधिक योजनाबद्ध थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उन्हीं के बीच प्लान करके हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ टाउन प्लानिंग का बहुत ही प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है और जल निकासी की बहुत ही उत्तम प्रणाली थी, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं था।
वहाँ के नगर बेतरतीब थे और जल निकासी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। और मेसोपोटामिया की बात की जाए तो वहाँ ज़्यादातर ईंटें मकान बनाने में कच्ची हैं और हमारे यहाँ यानी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। लिपि की बात की जाए तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार है। कीलाक्षर लिपि उसको कहा जाता है। कीलाक्षर लिपि का अर्थ होता है वो लिपि जिसका निर्माण कील के द्वारा गोद के किया जाता है, खुदाई करके किया जाता है। गीली मिट्टी पर या पत्थर पर कील से खोद खोद के अक्षरों को लिखा जाता है। ऐसी लिपि को ही कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर लिपि है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया गया है, अर्थात चित्र बनाकर लिखने का प्रयास किया गया है। एक और ख़ास अंतर देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो इसीलिए विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं किया है, केवल ट्रेड होता था, वहाँ से व्यापार होता था। स्वदेशी उद्भव की बात की जाए तो बहुत से विद्वानों का मानना है, विद्वानों को बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जैसे डीपी अग्रवाल हैं, अमलानंद घोष हैं, फेयर सर्विस हैं। उन लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास स्वदेशी सभ्यताओं के विकास से ही हुआ है, स्थानीय संस्कृतियों के विकास से हुआ है। इसमें प्रमुख विद्वान हैं, इतिहासकार हैं अमलानंद घोष। इन्होंने कहा था कि जो सोथी संस्कृति थी, राजस्थान के बीकानगर क्षेत्र में विकसित थी, उसी के धीरे धीरे विकसित होने से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सोथी संस्कृत में जो मृद्भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, उसकी बहुत अधिक समानता आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से है। उसी तरह से कालीबंगा जो प्राक हड़प्पाई स्थल है या पूर्व सिंधु संस्कृति का स्थल है, वहाँ से आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किसी भी सभ्यता के विकास का प्रमाण मिलता है। वहाँ से पहले से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। तो इसी तरह से कोट डीजी है आमरी जो सिंध में है, बलूचिस्तान में अमरी नाल संस्कृति है, यहाँ से प्राक हड़प्पाई बस्ती का प्रमाण मिला है। तो ऐसे बहुत से स्थल हैं जो प्राक हड़प्पाई ग्रामीण बस्तियों का प्रमाण देते हैं। तो इसीलिए बहुत इन विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के क्रमिक विकास से हुआ है और यही मान्य मत है। तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशी संस्कृति से या मेसोपोटामिया संस्कृति से न होकर प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के विकास से हुआ है। तो विकास कैसे हुआ? तो विद्वानों ने शोध करके पता किया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, प्राक हड़प्पाई लोग सिंधु नदी पर बाढ़ का नियंत्रण करना सीख लेते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण होने से वो पानी पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका उपयोग वो सिंचाई में करते हैं और धीरे धीरे वो अपने उपकरणों का भी और बेहतर बनाते हैं और इससे वो लोगों की कृषि में अधिशेष होने लगा, कृषि उत्पादन बढ़ जाता है। कृषि उत्पादन अधिक होने से उनको अब खानाबदोश जीवन नहीं जीना पड़ता था और एक जगह वो स्थिर होने लगे, गांव का विकास होने लगा। अधिक उत्पादन से धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, व्यापार वाणिज्य बढ़ने से संस्कृति और समृद्ध होती है। इन्हीं समृद्धि से धीरे धीरे नगरीय संस्कृति का विकास होता है, नगरीय संस्कृति का जन्म होता है और इस रूप में हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। दोस्तों, आज ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद हम लोग हड़प्पा संस्कृति के नगर नियोजन और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।